दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 क्वेश्चन का सीरीज है, सीरीज नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? ये बात कर रहा है ब्रेजिंग, ध्यान दीजिएगा। व्रेजिंग करते समय सोल्डर के रूप में क्या यूज किया जाता है, कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? सीसा, पीतल, टिन, तांबा। तो यहां पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसीलिए ब्रेजिंग फेमस है। जो ब्रेजिंग होता है उसमें हम पीतल का टांका लगाते हैं। किसका टांका लगाते हैं? पीतल का टांका लगाते हैं, इसलिए कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ये ज्यादा किया जाता है। क्लियर? लेकिन हम पीतल के बारे में और जानेंगे। ये जो मिश्रण है किसका किसका है? पीतल जो मिश्रण है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसका एक ट्रिक है याद करने का, पिताजी, ध्यान दीजिएगा, पिताजी। तो पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। क्लियर? ये ट्रिक मत भूलिएगा, पिताजी को। क्लियर? ये आपका ट्रिक है। तो पीतल का टांका ब्रेजिंग में लगाया जाता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र यानी कि जनरेटर यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्ज करनी, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए स्थिर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब इसमें देखेंगे स्थिर वोल्टेज कौन सा जनरेटर उत्पन्न करता है? सीरीज जनरेटर, विभेदी कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शंट जनरेटर। क्लियर? क्योंकि इसकी जो विशेषता है शंट जनरेटर का, जो स्पीड है इसका स्पीड स्थिर रहता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर स्पीड स्थिर है तो वोल्टेज भी आपका स्थिर होगा। क्यों? क्लियर है ना? वोल्टेज स्थिर होगा तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए हमें आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी चार्जिंग में हम शंट जनरेटर यूज करते हैं। क्लियर? और यही शंट जनरेटर आपको जहां भी एक्साइटेशन के रूप में काम करना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन होता है ना, तो वहां पे भी हम शंट जनरेटर के रूप में ही यूज करते हैं। एक्साइटेशन को शंट जनरेटर के रूप में यूज करते हैं क्योंकि यह स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? इस तरीके से जब कई क्वेश्चन को एक साथ मैच करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी, तब जो कंफ्यूजन होगा वो ज्यादा से ज्यादा दूर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम तापमान प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार जुड़ी होनी चाहिए? अब यह कह रहा है कि 4 कुंडली हैं। क्या? 4 कुंडली हैं। अब इसको किस क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो तापमान होगा वो अधिकतम होगा। चारों सीरीज में, 3 सीरीज एक समानांतर में, चारों समानांतर में, 3 समानांतर एक सीरीज में, तो हम सीधा ऐसे जोड़ देंगे। चारों को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, हमें टेम्परेचर ज्यादा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने वाला। असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को, असमान मतलब जो बैटरी के ईएमएफ या वोल्टेज वैल्यू है वो समान नहीं है, तो समानांतर में नहीं लगाया जा सकता, श्रेणी में नहीं लगाया जा सकता, केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है,
समानांतर या श्रेणी दोनों में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि असमान वैल्यू का बैटरी है, असमान वोल्टेज बैटरियों का है, तो उनको हम केवल सीरीज में ही जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि समान मान के हैं, यदि प्रत्येक का ईएमएफ अगर समान है, तो इसको हम चाहे सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें, दोनों कंडीशन में हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जब असमान है तो सिर्फ और सिर्फ हम श्रेणी में ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं किसी बैटरी को तो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें प्रत्येक का वोल्टेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो सेम मिलता है। क्लियर? तो इसलिए असमान ईएमएफ वाली बैटरियों को हम सिर्फ और सिर्फ श्रेणी में ही जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। विशुद्ध प्रेरक यानी कि प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है। प्योर इंडक्टर यानी कि इसमें सिर्फ आपका इंडक्टर जुड़ा है। क्लियर? क्या जुड़ा है? इंडक्टर जुड़ा है। तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? अब हम देखेंगे, जब प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर में जो इसका वक्र बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये V है और ये I है। इसमें 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। करंट 90 डिग्री लैग करता है। ये इसका डायग्राम बन गया और ये सिंबल बन गया। क्लियर? अब हम देखते हैं पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं cos फाई। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। तो जो इसका PF हो गया यानी कि पावर फैक्टर हो गया, वो कितना हो गया? जो इसका पावर फैक्टर हुआ वो हो गया 0। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? 2 यानी कि 0। और ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे अगर हम बात करें, ये तो प्योर इंडक्टर था। अगर हम प्योर कैपेसिटर की बात करें, किसकी बात करें? प्योर कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, प्योर कैपेसिटर ये भी सेम है। यहां भी जो PF होगा यानी कि जो पावर फैक्टर होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जो है धारा 90 डिग्री लीड करती है। धारा जो है वो 90 डिग्री क्या करती है? लीड करती है। क्लियर? तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और यदि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यदि प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव में सिंबल इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे जो थीटा बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। यानी कि जो प्योर रेजिस्टिव का PF होता है वो होता है 1। क्लियर? यहाँ पे तीनों क्लियर हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, N बराबर 120 F अपान P। पढ़े थे ना ये फार्मूला? तो इसलिए यहां पे जो सही होगा, सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके सही है, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके ये भी सही है, सप्लाई वोल्टेज घटाकर इनमें से सही। अब 2 ऑप्शन तो अपने सही हैं, 2 ऑप्शन अपने क्या है? सही है। लेकिन हम भी ये भी जानते हैं कि एक फॉर्मूला इस तरीके से है, n समानुपाती भी। अगर हम किसी भी मोटर को, किसी भी मोटर को
वोल्टेज कम देंगे तो उसकी स्पीड भी कम होगी। क्लियर। ऐसे सीधे और सीधे हम रेगुलेटर की बात कर लेते हैं। रेगुलेटर से हम वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं, हमारे मोटर की स्पीड भी कम ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इनमें से सभी। क्लियर। तो यहां पे इनमें से सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोर के ट्रांसफार्मर में कोर के निकट किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका कोर है कोई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए कोई कोर है, इस पे आपको वाइंडिंग करनी है। तो सबसे पहले इस पे हम कोई पेपर डालते हैं, लेदराइट पेपर या एनीवन। तो इस पे हम करते हैं सबसे पहले एलवी वाइंडिंग, एलवी यानी कि लो वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, कौन सी वाइंडिंग करेंगे? लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब इसके ऊपर जब हम करेंगे, इसके ऊपर जो वाइंडिंग हम करेंगे वो करेंगे एचबी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? एलबी है। ये हम जानते हैं कि जो वोल्टेज का मैटर करता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एज ए इंसुलेशन पे डिपेंड करता है। ये बात बहुत कान खोल के सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वोल्टेज की बात आती है या वोल्टेज का मैटर करता है तो वह इंसुलेशन पे डिपेंड होता है, जबकि करंट की बात हम करते हैं तो वह कंडक्टर पे डिपेंड होता है। क्लियर। तो इसीलिए जब हम एलवी वाइंडिंग किए तो एलवी वाइंडिंग में इनेमल्ड वायर होता है, जिससे इंसुलेशन, इस कोर का इंसुलेशन के साथ इंसुलेशन की मोटाई जो है वो बढ़ गई। क्योंकि एचवी हाई वोल्टेज है, उसके लिए इंसुलेशन हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगा, अलग से हमें इंसुलेशन ज्यादा ना लगाना पड़े, इसलिए सबसे पहले हम एलवी वाइंडिंग करते हैं किसी कोर पे, उसके बाद एचवी वाइंडिंग करते हैं। क्लियर। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो आपका वो होगा लो वोल्टेज, यानी कि कम वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि एमटीसी के साथ जुड़िए, सिलेक्शन पक्का है, बस आप रेगुलरिटी टाइम दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बात समझ में आ गई ना? कोई भी दिक्कत है, कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान किसे शॉर्ट किया जाना चाहिए? अब देखिए यहां पे बात आ गई। अब मान लीजिए एक नॉर्मल कोई ट्रांसफार्मर है, इस पे 3 फेज ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये अब आकर 3 फेज और इधर निकला 3 फेज 4 वायर, यानी कि 3 फेज और एक न्यूट्रल, और यहाँ पे है आपका आर वाई बी, और ये है आपका ट्रांसफार्मर। क्लियर। अब लघु परिपथ करना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करना। क्या करना है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। अब हम जानेंगे कि इसमें किसको शॉर्ट किया जाता है। तो हम इसके एलबी साइड को शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलबी को शॉर्ट कर देते हैं, एलबी साइड को शॉर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा लो वोल्टेज साइड। क्या होगा? लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट कर देते हैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान। क्लियर। अब यहां पे 2 सर्किट टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट। और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली लोड पे डिपेंड करता है और ये वेरिएबल लॉस होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ये वेरिएबल लॉस होता है, जो धारा के अनुसार घटता बढ़ता रहता, लोड के आधार पर बढ़ता घटता रहता है। जबकि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ये
फिक्स होता है, यानी कि नियत मान का होता है, फिक्स होता है। क्लियर। ओपन सर्किट टेस्ट वोल्टेज रेटिंग होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट रेटिंग होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो करंट रेटिंग से करते हैं, जबकि ओपन सर्किट टेस्ट वोल्टेज रेटिंग होता है, वोल्टेज में होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन से नियम द्वारा प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचानी जाती है? अब सोचिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरित ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो जनरेटर पैदा करेगा या तो अल्टरनेटर पैदा करेगा, और दोनों एक ही होता है। क्लियर। तो जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आती है, बैक ईएमएफ की दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसकी? बैक ईएमएफ। यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बैक ईएमएफ की जो दिशा ज्ञात करनी होती है ये भी सेम यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो भी प्रेरित ईएमएफ होगा उसकी दिशा हम नियम कहीं भी हो तो वो होगा प्रेरित फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उसके लिए क्या करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लगाते हैं मोटर में। किसमें लगाते हैं? मोटर में, क्योंकि उसके जो घूर्णन की दिशा ज्ञात करनी होती है, उसका जो रोटर है, जो आर्मेचर है, उसके घूमने की दिशा यानी कि बल की दिशा, घूमने की दिशा यानी कि बल की दिशा अगर पता करनी है या आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है उसको पता करना है, तब हम लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर। और ये जो फैराडे का नियम है, इन्होंने कहा था कि जनरेटर में किस तरीके से बिजली पैदा होगी या ईएमएफ कैसे प्रेरित होगा, इन्होंने 2 नियम दिए थे। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसी पे अभी एक रील बनाया गया है 1-2 दिन पहले, आप इसको जाके देखिएगा, वहां डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक पीएमएमसी एमीटर का फुल स्केल 5 एम्पियर है। यदि वह 0.5 ओम मान वाले एक शंट को इसके साथ संयोजित किया जाता है तो इसकी नई रेंज क्या होगी? RSH RM बटा n-1, n को लिख सकते हैं RM बटा I बटा IM-1। इस फार्मूले से अगर हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है। RM दिया है आपको 2 ओम, RSH दिया है आपको 0.5 ओम, IM दिया है आपको 5 एम्पियर। क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है I, यानी कि कितना नाप सकता है। तो यहाँ पे जो नापेगा वो नापेगा 25 एम्पियर। इसी फार्मूले पे आप रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।